बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। आज माली साल 2023-2024 के लिए वफाकी बजट वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेश कर दिया और इस बजट का जो मुकम्मल तखमीना है वो 14,460 अरब रुपए का जो है ये मुकम्मल इसका हजम है। नए टैक्सेस लगाने से गुरेज किया गया है। इसके साथ साथ जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके लिए 11 खरब 50 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 35% तक का इजाफा किया गया है और इसके साथ साथ सहाफ़ियों और फ़नकारों के लिए जो हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस, उसका भी इजरा किया गया है। बैरूनी मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी बहुत सी मराहत का ऐलान किया गया है कि अगर वो $50,000 से ज़ायद का ज़र मुबादला भेजते हैं तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की मराहत दी जाएंगी, जिसका जिक्र आगे चल के हम करेंगे। जो GDP का तखमीना रखा गया है वो 3.5% और अफरात ज़र 21%। बरामदात $30 अरब और तरसीदात ज़र का जो तखमीना है वो $33 अरब रखा गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में 360 अरब रुपए थे, उसको बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक तो IMF के साथ हमारी बातचीत जारी है लेकिन अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो पाया। ये जो बजट पेश किया गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एन IMF के साथ आप इसको कह सकते हैं कि इन लाइन है, तो क्या वो जो नवा रिव्यू होना था वो रिव्यू अब मुकम्मल हो पाएगा, क्योंकि 30 जून से पहले पहले ये काम होना है। ये तमाम मामलात और ये इस बजट से आम आदमी की ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी पर क्या असरात होंगे, इन तमाम मामलात पर आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसमें सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार पॉलिटिकल साइंटिस्ट अज़ीम चौधरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर नायब सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ फ़ाद वहीद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त माशी तज्ज़ियाकार जनाब अमीन हाशवानी साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं गुफ्तगू में। और प्रोग्राम का आगाज़ आप ही से करते हैं। आशवानी साहब, एक मजमूई तासुर आपका क्या बना है बजट 2023-2024 के बारे में, इससे ज़रा हमें पहले आगाह कीजिएगा प्लीज़। आई थिंक देखिए, टू स्टार्ट ऑफ, ये बहुत ही इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स फॉर पाकिस्तान। वहाँ आपकी पॉलिटिकल इश्यूज आए थे, आपकी इकोनॉमिक डोमेस्टिक इश्यूज थे, आपके इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, यूक्रेन क्राइसिस था, कोविड के बाद आपने रिकवर किया, एंड देन उसके बाद जस्ट व्हेन वी थॉट थिंग्स कुड नॉट गेट वर्स, फ्लड्स आ गए, राइट? एंड फ्लड्स समझे कि $30 बिलियन का अगर है तो दैट्स nearly 10% ऑफ योर GDP गेट्स वाइप्ड आउट। वो फॉर एनी कंट्री इतना बड़ा नुकसान एज अ परसेंटेज वाइज आई थिंक बहुत मुश्किल होता है। And of course, political uncertainty that added to the problem and to the confidence crisis. अब इसमें आप IMF के प्रोग्राम में आप बैठे हुए हैं तो it is between the devil and the deep blue sea कि आपका हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, अवाम पिस रही है, अवाम wants relief, at the same time आपका IMF का डंडा है जो आपको कह रहा है कि भाई अगर आपको करना है आपको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें although Mary, I've had critical comments of Ishaq Dar in the past, but in this particular speech, I don't think so. कोई जादू की छड़ी किसी के पास, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर होता, किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि वो कुछ कर सकता। एंड आई थिंक ये एक बैलेंसिंग एक्ट किया है। इसमें एक आई डोंट थिंक वाइल उसने दे हैव ट्राइड द बेस्ट, लेकिन आई फील IMF का की क्राइटेरिया पे हम इस पे नहीं उतर रहे हैं। बिकॉज आपका वो जो डेफिसिट IMF ने जो इंडिकेट किया था आपका 4% आना चाहिए था, बजट में यहाँ 6.5 आ रहा है। माई गेस वुड बी कि डाउन द रोड बी जब फाइनल नेगोशिएशन होगी, इवेंचुअली आपका जो डेवलपमेंट बजट है उसको काट कर ये IMF की कंडीशनैलिटी को अगर हमें फिल करना है तो वहां से हम पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कहीं और से हमारा आएगा। अच्छा, इसमें हाशवानी साहब थोड़ा ही फर्क लग रहा है। आपको नहीं लगता कि नेगोशिएशन में इसको मैनेज भी किया जा सकता है? आपने तो एक सूरत बताई ना कि तरक्याती बजट से ये भी हो सकता है कि नेगोशिएट किया जाए थोड़ा सा IMF के साथ। नहीं, एंड लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। जी IMF का बहुत ही स्ट्रिंजेंट इसका बजट है और ये इनके टर्म्स, क्योंकि ये से पाकिस्तान के साथ नहीं, श्रीलंका के साथ है, अफ्रीका में उन्होंने किया है, इजिप्ट के साथ करें, तो उन्होंने एक ही लाठी से सबको वो मेजर कर रहे हैं, राइट? तो आई थिंक बहुत मुश्किल होगा
कि दूसरों के साथ स्ट्रिक्ट है और पाकिस्तान के साथ वो कंसेशन करे। आई डोंट थिंक सो इट्स गोना हैपन, एंड आई डोंट इवन बिलीव कंस्पिरेसी थियोरी कि कोई हमारे खिलाफ कोई मुल्क काम कर रहा है इसीलिए आईएमएफ का नहीं हो रहा। उनका बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो सबके साथ एक ही अप्लाई कर रहे हैं, और आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान के साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी बताएंगे। एंड दी अदर थिंग, मेरा लास्ट पॉइंट ये है, बजट को आप इतनी अहमियत नहीं दें। ठीक। मसले हमारे हेल्थ का है, एजुकेशन का है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का है, ये दिस हैपेंस बिटवीन बजट। अगर ये आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रूम मिलेगा, बी इट रेवेन्यू जनरेशन, बी इट एक्सपेंडिचर्स की कम हो जाएंगे, वहां आपका हैगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बजट पे ही आप फोकस करें और बाकी जो चीजें जो होनी है उस पर आपने द रियल बैटल इज दैट। फॉर मी बजट इज अकाउंटिंग, बैलेंस शीट, बैलेंसिंग एक्ट होता है। असल आपके जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है वो होंगे या नहीं होंगे, उस पर असल दारोमदार होता है। ये बड़ी आपने रियलिस्टिक बात की है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जो बात है और जहाँ जहाँ हमने अपने आप को टाइट करना है और अपनी रिफॉर्म्स, माशी इस्लाहात जिसके बारे में कहा भी जाता है और जो हमारे लिए भी ज़रूरी हैं, उनकी तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन हशमानी साहब, इस्लाहात के अंदर बहुत से मामलात सियासी भी आ जाते हैं, मसलहतें भी आ जाती हैं। हमें बहरहाल इन मसलहतों से और इन चीज़ों से निकलना होगा, तो तभी हम इस तरफ जा पाएंगे। एब्सोल्युटली, एंड इसमें कलेक्टिव है। देखिए, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लॉट ऑफ आफ्टर द डेवोल्यूशन लॉट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर हैंडल्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और ना सिर्फ ये, प्लस ऑल्सो बिजनेस कम्युनिटी का है। अब वो कह रहे थे एनर्जी सेविंग है, $1 बिलियन की सेविंग है। हमारे इधर हजरात है ये पे हो गए कि हम 8 बजे तक हम मार्केट नहीं बंद करेंगे। अब आपको कोऑपरेटिव करना है ना भाई, हम भी तो सिटीजन है, हमें भी तो कंट्रीब्यूट करना है ना। ये अभी जिस वक्त कोविड था पूरा पाकिस्तान बंद था, उस वक्त मसला नहीं था। आज 8 बजे के बाद अगर आप बंद करेंगे तो कयामत आ जाएगी। इसे यू नीड टू, प्लस डॉक्यूमेंटेशन है दुनिया भर में। डॉक्यूमेंटेशन आप कहते हैं हम नहीं करेंगे, हमें आदत नहीं। अरे बाबा, आदत नहीं, आपको करना है लीगली। आपके फिर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आपको डॉक्यूमेंटेशन, आपको लॉ कहता है करना है। आप इलीगल बैठ के आप कर रहे हैं, आप बदमाशी कर रहे हैं। So you can't just say the finance minister, you can't just say the government, you can't even say the opposition. ये collective होना है, provincial, federal government, business community, civil society, even आप media, आप लोग health, education की बात है, सारा दिन politics, division, ये वे आप लोग highlight तो करें। जो मसले जो पाकिस्तान के health education का आप देख लें, इतना बुरा हाल है। आप लोग इसको हाईलाइट करें, अवाम को थोड़ा सा अवेयरनेस करें कि भाई इश्यूज क्या है, डे टू डे इश्यूज क्यों आ रहे हैं। तो आई थिंक इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन हाशमानी साहब, हमसे बात करने के लिए। तो को आगे बढ़ाते हैं। फात साहब, आपसे का मैं एक तासुर ले लूँ कि व्हाट्स योर ओवरऑल व्यू अबाउट दी बजट। अगर आप एक अजमाली खाका अगर आप बयान करें, अपना तज्जिया पेश करें। मैं अगर इस पे देखूं तो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड बजट एट दिस पॉइंट। इसमें मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर उस तरह ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ भी जो कम हुई, और फिर हमारे जो अब ये 0.3% से अब हम 3.5 की प्रोजेक्शन कर रहे हैं, बड़ी एग्रेसिव है इस वक्त, बहुत एग्रेसिव है। क्योंकि जिस तरह फ्लड्स ने हमारा नुकसान किया, वी हैव लॉस्ट अबाउट $3.2 ट्रिलियन का हमारी रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम था। और विद अ फ्रैजाइल इकॉनमी लाइक पाकिस्तान ये बड़ा मुश्किल है। तो अब तक जो हम ये नुकसानात बाकी दुनिया के साथ बेयर करते आए हैं, हमारा अब जो ये एरिया है ये बड़ा मुश्किल है। तो जिस तरह हाशमानी साहब ने भी कहा, और मैं सेकंड करूंगा कि हमें एज अ नेशन इसको चैलेंज, इसको एक्सेप्ट करना है। रही बात कि बजट कैसे आगे प्रोनाउंस हो रहा है, देखें एटलीस्ट नए टैक्सेस नहीं लगे, दे हैव शाइड अवे फ्रॉम इट, और विच इज़ वेरी गुड। इस वक्त अच्छी है। और अगर हम IMF की लाइन में, तो इट्स वेरी गुड। देखें, हमारे लिए ज़रूरी है कि ज़रा मुबादला भी अवेलेबल हो, हमारी इंपोर्ट्स भी ओपन हो, ताकि हम उन इंपोर्ट्स की वजह से तो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो अगर इन दोनों का एक बैलेंस एक्ट बनेगा तो आई थिंक इट्स वेरी बेनिफिशियल। और जिस तरह के टाइम से हम गुजर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब मिलकर उसमें अपना हिस्सा पुटअप करें। हम बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से हम करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट अपना रोल अदा करे, और हर शहरी जो है उसको अपना हिस्सा ला ले इसके अंदर। इट्स नॉट एन ईजी टास्क एट दिस। बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी साहब, आप बताइए, आपके सामने हैं सियासी हालात भी आपके सामने हैं, और किन मुश्किल मराहिल से गुजर के हम इधर तक पहुँचे हैं इस बजट में। फिर आप देखें कि माजी के चंद महीने पाकिस्तान के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल रही है, फिर जलाओ घेराव की सूरत हाल रही है, ऐसे में जाना, क्योंकि जिसका बार बार जिक्र होता रहा है, वज़ीर ख़जाना भी करते रहे हैं,
करेंसी की डीवैल्यूएशन, उसका फ़र्क, मार्केट की बेयकीनी सूरत हाल, इस सब में जो है वो सियासी बेयकीनी का एक बहुत बड़ा आंसर था। बहुत शुक्रिया जावेद, बहुत शुक्रिया। तो चार है कि जिसकी जिम्मेदारी मैं आप पर या आप मुझ पर नहीं डाल सकते। ये 1-2 साल का किस्सा नहीं है, ये 10-20 सालों का बिगाड़ है जो बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गया है कि हम सब चीख रहे हैं कि बिगाड़ हो चुका हुआ है। बिगाड़ तो हो गया, हमें नज़र आ रहा है, हमें पता है 400 रुपये की किलो जब दाल मिलेगी जो 12 ने 14 ने मिला करती थी, तो बिगाड़ तो आ गया। अब उस बिगाड़ को ठीक कैसे करना है? हम सब ने जोर लगा के एक दीवार गिरा दी। अब दीवार बनाने के लिए हमें ईंटें भी चाहिए, रेत भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, राज मजदूर भी चाहिए। इन सब को इकट्ठा करने के लिए जिस चीज़ को साल का मिज़ानिया कहा गया वो यही है कि हम नेशन बिल्डिंग का काम करें। नेशन बिल्डिंग सिर्फ फ़लसफ़े में नहीं होती, नेशन बिल्डिंग अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रख कर पैदा की जा सकती है। अदरवाइज कौम बन ही नहीं सकती अगर मैं आपसे भीख मांगता रहूं। आप कब तक मुझे भीख देंगे? आखिर एक दिन आप मुझे कहेंगे यार चौधरी साहब शर्म करें यार, आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, फिर भी आप आके मुझसे पैसे मांग रहे हैं। आपने ज़िंदगी में क्या किया? अब जो हमने ज़िंदगी में किया हुआ है उस पर हमें एक एहसास की ज़रूरत है कि हम अकेले बैठें और ये सोचें कि हमने बहैसियत पाकिस्तानी अपनी कौन कौन सी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, हमने कौन कौन सी गलती की, हमने कहाँ कहाँ वो काम जो हो सकता था उससे दरगुजर किया। तो हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि हमने अपनी ज़राअत तबाह कर दी, हमने अपना पानी ज़ाया कर दिया, हमने अपनी ज़मीन तबाह कर दी, हमने सब कुछ ही तबाह कर दिया, हमने अपनी इंडस्ट्री भी तबाह कर दी, हमने बिजली के कारखाने भी वक्त पर नहीं लगाए, और जब लगाए तो ऐसी सूरत हाल में लगाए कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होती थी। जो हमारे सामने शराइत रखी जाती थी हम आंखें बंद करके दस्तखत करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि इधर उधर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता था। और अगर बिजली नहीं है तो एक्सपोर्ट कहाँ से होगी, और अगर सस्ती बिजली नहीं है तो महंगा माल कौन खरीदेगा भाई? ये कारोबारी आदमी है, कंपटीशन में आप नहीं आएंगे, मुकाबले में नहीं कोई आएंगे। खरीदेगा ही नहीं ना। मेरा बना हुआ माल पड़ा रहेगा, बेकार हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। हमारी टेक्सटाइल का जो मामला था उसको हमने अपनी चीनी के हवाले से बदल कर रख दिया। हमने अपनी ज़मीन की जो असल बुनियाद थी, जो उसके खवास थे, उनको ख़राब कर दिया। आपको याद होगा ज़मीन में थोड़ा सा ज़मीन खोदते थे तो उसमें से कीड़े निकला करते थे जिनको मकोड़े कहते थे। बिल्कुल ठीक। अब आप खोद के देखें, अब पेस्टिसाइड ने उनको तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, और वो जमीन के अंदर के कीड़ों को खाते थे जो फसल के लिए खराब करने होते थे, और वो फसल की जान होते थे जिन्हें हम दवाई दे के मार। बिल्कुल। और दवाई भी अब हमारे पास नहीं होती, वो भी हमने बाहर से ली। हमारी इंडस्ट्री का जरा आलम देखें कि हमने इंडस्ट्री तो लगा ली, लेकिन रॉ मटेरियल के लिए हमने कोई एहतमाम नहीं किया। हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिस तरह टैक्स चोरी करती हैं, हमने उनके लिए भी चेक नहीं रखा कि वो जो उनका रॉ मटेरियल है
वो कहाँ से आना है? कुछ इंडिया से आता है, कुछ वाया दुबई आता है, कुछ चाइना से आता है, और उस पर लेबल लगा दिया जाता है, कभी कनाडा का, कभी जर्मनी का, कभी फ्रांस का। हम अपनी जिम्मेदारियों से बर्दाश्तमान नहीं हो सके, और अब हमें ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि इसके बाद एक खाई है और पीछे कुआं है। या मैं खाई में गिरूं, या मैं कुएं में गिरूं, या मैं अपने कदम इसी जमीन पे मजबूत करूं और अपनी मईशत को ठीक करूं। और उस मईशत को ठीक करने के लिए मैं अकेला या आप अकेले काम नहीं कर सकते। हमें काम करने के लिए एक दूसरे का बाजू पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। और जब हम बाजू पकड़कर एक दूसरे की कुव्वत बनेंगे तो जो माल मैं बनाऊंगा वो आपके काम भी आएगा। बिल्कुल ठीक। जो आप बनाएंगे वो किसी और के काम आएगा। हमें चेन बनानी होगी। बिल्कुल ठीक। और जब तक चेन नहीं बनेगी हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हमारे पास तेल नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास मैन पावर बहुत है। हमें सबसे ज्यादा, मेरे नजदीक पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त इस बात की है कि हम अगले 10-20 साल के बारे में ये सोचें कि हमें अपनी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है। बड़ा अहम नुकता है। इस वक्त हमें कराची स्टूडियो से माहिर माशियात शमसुल इस्लाम खान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। खान साहब, आपको भी इस गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। आप फरमाइएगा, जो हम बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर है मुश्किल हालात तो हैं, माशी हालात बहुत मुश्किल हैं, IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी होना है, लेकिन इन मुश्किल हालात में ये बजट पेश किया गया है। आपका क्या तासुर है इस बजट के हवाले से, इब्तिदाई तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं? देखें, जो हालात हमारे पास सामने आए हैं, जिसकी पिक्चर हमारे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अंदर दिखाई गई है, वो तो बड़ी ख़तरनाक और अलार्मिंग है कि 75 सालों में इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो आप स्पेशली देखेंगे ग्रोथ की जो दिखाई गई है वो 0.29% ग्रोथ आई है। इस सूरत हाल में जहाँ इंडस्ट्रीज शटडाउन और ले ऑफ पे पहुँची हुई हैं, उनसे 9.2 ट्रिलियन रेवेन्यू इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा टारगेट होगा हुकूमत के लिए, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इसमें कोई नए लोग जिन पर टैक्स नहीं है या जिन पे बहुत कम टैक्स है उनके ऊपर कुछ टैक्स बढ़ाए जाएंगे। क्योंकि आपकी अगर आप बजट का देखें कि जो आपने डेट सर्विस पे रखा है वो 7.5 अराउंड 7.5 ट्रिलियन आपने रखा है, तो जो कलेक्शन होगी वो तकरीबन मैक्सिमम उसका पोर्शन जो है वो तो आपकी डेट सर्विसिंग में चलेगा। तो वफाक के पास फिर आखिर में वही होगा कि वो बिल्कुल नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। ये एक ऐसी पोजीशन है कि जहाँ पर आपको इस दफ़ा चाहिए ये था कि सिचुएशन में कि हम कुछ रिफॉर्म्स करते, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नई चीज़ें लाते और उन एरियाज़ पे जहाँ पर से टैक्स नहीं आ रहा वहाँ इकट्ठा करें। मिसाल देता हूँ कि आपके पास इस वक्त जो है इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा जो टैक्स आता है, जबकि GDP में अगर आप एग्रीकल्चर का सेक्टर देखें तो उसमें को अराउंड 47-50% उसकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वहाँ से टैक्स अभी इतना नहीं आ रहा है। इसी तरह से जो ज़राअत की से मुतालिक जो हम पैदावार करते हैं, कमोडिटीज़ पैदा करते हैं पाकिस्तान में, अगर गंदम की ट्रेडिंग से लेकर और उसकी अल्टीमेट जो है ग्राइंडिंग जहाँ पे फ्लावर मिल्स हैं या फिर राइस है, आपकी दूसरी चीज़ें हैं खाने पीने की, सब्जियां हैं, फ्रूट है, इन सब की अगर आप ट्रेडिंग देखें जो मुख्तलिफ मंडियों में होती है और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू वहाँ से आ सकता है, उसको भी अभी नेट में कवर नहीं किया गया। और सबसे बड़ा लीकेज यहीं से होता है कि एक पैरेलल इकॉनमी जहाँ पर अब ख़तरनाक हद तक ग्रो कर रही है उसको कंट्रोल करना चाहिए था। लगता मुझे ये है कि जो बजट आज पेश किया गया है हो सकता है कि ये टेम्परेरी बजट ना हो, क्योंकि आगे आपको मज़ीद नए एरियाज में टैक्स लगाने होंगे। अभी इस वक्त IMF से हमारा जो रिलेशनशिप है वो भी अभी कुछ सही सिम नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आगे तो 30 जून के बाद ये प्रोग्राम एक्सपायर हो जाएगा। और वज़ीर ख़जाना साहब ने जो स्पीच में वाज़ेह बताया है कि अगला जो बजट के साथ डीलिंग है उसकी IMF के साथ वो तो नई हुकूमत आके करेगी। तो इस सिचुएशन में जहां आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हों, जहां आपने इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जो एक ज़रूरत थी, क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं थे तो आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स हम इकट्ठा ही वहीं से करते थे कि हम इंपोर्ट से रेवेन्यू इकट्ठा कर लेते थे और उसके बाद इंडस्ट्री और हमारी जो है सर्विस सेक्टर वो देता था। लेकिन अब सारी चीज़ों में जहाँ ग्रोथ डाउनवर्ड हो गई है तो अब इंपोर्ट भी हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। जो हमने टारगेट रखा है को अराउंड 50 बिलियन का टारगेट रखा है इंपोर्ट का, हमारी एक्सपोर्ट का को 30 बिलियन का है, तो उससे वो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। और हमारी जो ज़रूरत है आज अगर आप देखें कि आपका जो शॉर्टफॉल आ रहा है पेमेंट्स का, हमने इस साल
को अराउंड 22 बिलियन की पेमेंट करनी है और हमारे पास रिजर्व्स की कमी है। हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर और रेमिटेंस को बढ़ाकर हम अपनी इसको कमी को पूरा कर सकते हैं। IMF के से तो हमें $1 बिलियन मिलेगा अगर अप्रूव हो जाता है, तो 1.18 बिलियन हमें आता है, तो वो तो हमारी इतनी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हमें एटलीस्ट इंटरनेशनल मार्केट में बोरो करने के लिए हमारे रास्ते खुल जाएंगे और दुनिया को एक पैगाम जाएगा कि हमारी जो हम IMF के प्रोग्राम में और अपने डिसिप्लिन को बेहतर कर रहे हैं। हमें अपना एक मैसेज देना चाहिए था, लेकिन अभी क्योंकि IMF की रजा है, वो पता नहीं क्या चाहता है। अभी तक तो डू मोर की चीज़ें आ रही हैं। अब वज़ीर आज़म साहब ने आज ऐलान किया, उन्होंने कहा हमने तकरीबन हर शराइत उनकी मान ली है। वज़ीर ख़जाना साहब ने ये भी कहा, लेकिन उसके बावजूद अगर अब IMF राज़ी नहीं होता तो फिर प्रोग्राम हमारा जो है आगे मज़ीद टैक्स लगा कर ही हमें ये खसारे को पूरा करना होगा, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट आपका बहुत हद तक बढ़ चुका है। 7.9% फिजिकल डेफिसिट बढ़ना एक अलार्मिंग चीज़ है। एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए था। हुकूमत ने ऐलानात भी किए ऑस्टेरिटी के, लेकिन उसके अंदर भी खातिर ख्वाह हमें नजर नहीं आ रही चीजें। चले ठीक है, मैं ये एग्रीकल्चर ये ज़राई टैक्स में बात की और साथ में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिसकी हम बात करते हैं उसमें मैं आपसे दोबारा भी आता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन फाद साहब आप बताइए, एक तो जो बात की गई, हशवानी साहब भी यही बात कर रहे थे कि थोड़ा सा हमें सबको मिलकर, जैसे चौधरी साहब भी कह रहे थे कि मिलकर आगे चलना होगा। एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से कुछ इक़दामात का ऐलान किया गया है, उसमें भी मेरे ख्याल में ताउन की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी मसाइल आते हैं कि अगर आप बात करते हैं ताजरों के साथ और आप कहते हैं कि इस वक्त में आप अपनी कारोबार को बंद करें, इस वक्त शुरू करें, तो उसमें भी बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो सबको मेरे ख्याल में एक कंसेंसस तो डेवलप करना होगा ताकि वो एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से जो मुमकिन हो सके वो तो हम कर सकें। नहीं, डेफिनेटली देखें, इट्स नॉट अ वन मैन जॉब, इट्स नॉट अ वन इंस्टीट्यूशन जॉब। ये नेशनल ऑब्लिगेशन है इस वक्त हमारी, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस मसाइल से हम गुजर रहे हैं ख़ास तौर पे, और इन मसाइल में हमें इकट्ठा होना है। और आज एक बड़ी अच्छी चीज़ बजट में आई, वो ये थी कि सोलर के ऊपर एग्जाम्पशन आ गई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे भी एग्जाम्पशन आ गई, उसकी बैटरीज पे भी आ गई, इन्वर्टर्स पे भी आ गई। तो वो बड़ी खुशाइन चीज़ है। हमें सोलराइजेशन की तो ज़रूरत है, क्योंकि वो एनर्जी डेफिशिएंट, हमारी IPPs लगे हुए हैं, लेकिन हम कैपेसिटी क्योंकि उनकी रीच नहीं कर पाते हैं, तो वो हम पेमेंट्स उनको करते जा रहे हैं, लेकिन एक विशेष साइकिल के अंदर आ गए ना, तो ये तो ख़त्म नहीं होगा कभी। तो उसका बेस्ट वे आउट है कि हम रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट करें। और इस वक्त आई वुड से कि हम सब, क्योंकि अब नेपरा ने व्हीलिंग की भी अलाउ कर दिया, तो यू कैन हैव योर पावर प्लांट इन समवेयर एल्स इन द कंट्री, और आप उसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम उस तरफ बात करें। हमारी 900 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट है, हम फिशिंग के ऊपर ध्यान दें, फ़िश की एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दें, हम सोलर बेड्स के ऊपर काम करें, हम अपने रेगिस्तानों को इस्तेमाल करें, इनकी इतनी वसी जगहें, उसके ऊपर हम सोलर्स लगाएं, हम रिन्यूएबल की तरफ आएँ। देखें, अगर हमने वक्ती उन चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं किया जिन पे हमें करना चाहिए था, तो अब हम उनको एटलीस्ट रिन्यूएबल एनर्जी से तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अगर आपको वसूख से ये बात कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, दे आर लुकिंग एट दीज ऑप्शंस, और वो अब उसमें तकरीबन 75% सोलर पर जा चुके हैं। अगर आप इस वक्त इस्लामाबाद की स्काईलाइन को भी देखेंगे ना, तो आपको घरों में भी सोलर नज़र आएगा। तो एज अ कम्युनिटी वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, बिकॉज वैसे भी बड़ी महंगाई हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट में, एंड आई थिंक 40 रुपीज़ अ यूनिट इज़ नॉट वर्थ इट। तो अब सब उसी तरफ जाएंगे, और जाना भी चाहिए। और अगर कोई हुकूमत ऐसा इकदाम लेती है कि जिस तरह वक्त जल्दी करना है, तो आई थिंक इन कंसल्टेशन हो जाए तो इट बी बेटर फॉर बोथ द साइड्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब। लेकिन हमने ये मराहिल भी देखे हैं कि टेलीफोन के ज़रिए एक दूसरे को कहा गया है कि आप IMF को लेटर लिखें कि ताउन नहीं किया जाएगा। ये जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इस हुकूमत को कहा IMF ने कि गुज़श्ता हुकूमत ने हमारे साथ जो कमिटमेंट की थी उसको ऑनर नहीं किया गया, उसकी वजह से इस हुकूमत को भी भुगतना पड़ा। फिर एक गैर सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल भी रही। आपको लगता है कि वो फैक्टर्स अब आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट हो रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि नई जमात बन रही है, जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में एक नई जमात उभरी, वहाँ से लोग गए, वहाँ स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि इत्तेहादी जमातें हुकूमत में हैं, नई जमातें बन रही हैं। आपको लग रहा है कि कुछ दिनों से हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जानिब बढ़ रहे हैं? ये तरीन साहब वाली बात तो बाद में कर, पहले दूसरी बात कर। गुजारिश ये है कि अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो पहले तो हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि हम तरक्की चाहते हैं, किस कीमत पर करना पड़ेगा, ये हमें दूसरा फैसला करना पड़ेगा। अगर इसके कोई नुकसानात होंगे, कोई कीमत होगी, तो वह तीसरे मरहले पर हमें तय करना पड़ेगा।
हमारे पास रास्ता ही नहीं बचा कि हम मासवाए इसके कि अब इस तरफ बढ़े और माजी के रास्ते जो थे उनको बंद कर दें। हमने बहुत डिस्ट्रक्शन कर ली। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की तारीख में बदतरीन अल्फाज में ये लिखा जाएगा कि ये झूठ बोलती थी, ये लोगों के साथ फ्रॉड करती थी, ये जो नारे देती थी इनकलाबी किस्म के, वो कहीं उनकी बुनियाद नहीं होती थी, फॉल्स होता था। और अब हमें रियलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। हम रियलिटी चेक पर आ गए हैं। इससे ज़्यादा रियलिटी चेक और क्या चाहिए कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के रूप में दहशतगर्द बन गए हैं, फसादी बन गए हैं, फितना बन गए हैं, मुल्क दुश्मन बन गए हैं, तनसीबात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ये अमर बिल मारूफ नहीं है मुनकर है। ये रियासत मदीना की मिसाल है, ये उसका मॉडल है, ये हम दुनिया में अच्छे काम करके दे रहे हैं, ये हकीकी आज़ादी है। नहीं, ऐसा नहीं था। हमने झूठ बोला। और हमने झूठ किससे बोला? हमने झूठ बोला अपनी आने वाली उस नस्ल से जिसने कल पाकिस्तान संभालना है। हमने उनकी जहनों में नफरत के ऐसे बीज बोने की कोशिश की कि जिनको निकालने में कुछ वक्त लगेगा। मैं तो ये बात इस पे इसरार के साथ कहता हूँ कि जहाँ जहाँ जो जो तबाही इन्होंने की है उसको कम से कम 1 साल तक उसी तरह रहने दिया जाए, ताकि मैं और आप भी देखकर इबरत हासिल करें, और जो बच्चा उसको देखकर आए उसको भी ये पता हो कि वो हकीकी आज़ादी जिसकी बात की जा रही थी वो हमें एक नई गुलामी में दिया जा रहा था। और ये गुलामी क्या थी? ये गुलामी सियासी गुलामी थी, ये माशी गुलामी थी, ये समाजी गुलामी थी, और ये जहनी गुलामी थी। अगर हम इन 4 तरह की गुलामी की अपने आप को शिकार कर लें तो फिर हम कौम नहीं बन सकते। और हमें कौम बनने के लिए इसार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, जज्बा चाहिए, इस्तेहकाम चाहिए, एक दूसरे का मददगार होना चाहिए, और इस बात का एहसास करना चाहिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाकिस्तान की राय आमा को मस्बत तरीके से इस्तवार करने के लिए और बनाने के लिए एक जैसे लाहे अमल की ज़रूरत है, जिस बात को यूं भी कहा जाता है कि आइए बिसाके मुइशत कर ले। बिल्कुल ठीक। और ये वो जो लोग इकट्ठे हुए जो पहले कह रहे थे कि उस जमात के साथ थे, अब ये एक नई जमात में चले गए। मैं इस पे मेरी राय इस पे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरी राय ये है कि इसमें बहुत सारे माकूल लोग मौजूद हैं, लेकिन इनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो खड़े होकर उस तूफान बदतमीजी का आगाज कर चुके थे और वो रास्ता दिखा रहे थे जो तखरीब का रास्ता था, जो तामीर का रास्ता नहीं था। इस पार्टी को बनाने वाले लोगों को चाहिए कि वो अभी से ततहीर का काम करें। मैं लफ्ज ततहीर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर वो ततहीर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमारे एक दरीना दोस्त हैं जिन्होंने पिछली जमात बनाने में रोल अदा किया था, पहला शिकार वो बने। वो बिल्कुल ठीक है, वो मेरे इल्म में भी है, मेरे इल्म में भी आप दुरुस्त बात कह रहे हैं, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आपकी दुरुस्त है। खान साहब दोबारा आए ज़रा मईशत की बात करें। ये जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे और आप हमेशा से इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी बात करते रहे हैं। बजट तो जैसे पहले भी प्रोग्राम के शुरू में अमीन हाशवानी साहब से भी हमारी बात हो रही थी, तो वो उनका भी यही कहना था कि बजट जो हैं ये मामलात तो आदाद शुमार के हैं, लेकिन हमें बुनियादी तौर पे अपनी जो इस्लाहात हैं, माशी इस्लाहात, वो हमें करनी है। हमें उसकी तरफ जितना जल्द से जल्द हम जाया जा सकता है वो करें। एग्रीकल्चर टैक्स भी ज़ाहिर है आप बड़ा ट्रिकी मैटर है कि आपने जो कम जो लोअर वो है कम ज़मीनों वाला किसान है उसको कहाँ रखना है, ज़्यादा लार्ज फार्म्स हैं उनको कहाँ रखना है, बड़ा ट्रिकी है ये मामला भी। लेकिन इस्लाहात की तरफ तो हमें जाना है ना, स्ट्रक्चरल वो कौन सी इस्लाहात है जो हमें करनी होगी, अगर आप हमें बता सकें। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इसके अंदर मुख्तलिफ SROs कल्चर चला के उसको डिस्टॉर्ट कर दिया है, और इस वक्त जो सेल्स टैक्स अगर 18% के ऊपर हम देखें तो उसके अंदर एक लोगों को एक टैक्स इवेजन की तरफ मोटिवेट करता है कि जब टैक्स रेट ज़्यादा होता है तो उसमें भी थेफ्ट बहुत बढ़ाता है। मैं मिसाल देता हूँ कि चीनी के ऊपर 18% 18 रुपये अगर किलो पे टैक्स होगा
तो उसके अंदर भी लोग फिर इवेजन की तरफ जाते हैं। इसी तरह से स्टील सेक्टर को देखें तो उसकी प्राइस की हिसाब से वैल्यूएशन देखें 260-50 रुपए की, तो उस पर भी टैक्स इवेजन की और अब बल्कि फिगर आए हैं इकोनॉमिक सर्वे में, क्योंकि 5 सेक्टर के अंदर 956 बिलियन रुपीस का जो है टैक्स इवेजन होता है। इसको दूर करने के लिए जो बेस्ट रिफॉर्म है वो मैं बताता हूं आपको कि आप सेल्स टैक्स के सिस्टम को रिप्लेस करें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से, जिसको जीएसटी भी कहते हैं, और ये इंपोर्ट की सतह, मैन्युफैक्चरिंग की सतह से लेकर डायरेक्ट पूरी इंटायर चेन को कवर करे। इसमें जो रोड रजिस्टर्ड होंगे उनको रिफंड मिलेगा, जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे उनको रिफंड नहीं मिलेगा। ये जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज जो सेक्टर है आपकी तमाम इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट कर देगा, यहाँ तक कि आपकी वो सेक्टर जो अभी तक एक फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, जैसे आप देखें बहुत सारे हमारे ब्यूटी पार्लर्स हैं, हमारे लॉयर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, ये बड़ी भारी भारी फीसें लेते हैं, लेकिन टैक्स की अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं। इसी तरह से कमोडिटीज़ की मार्केट में अगर आप देखें गंदम, चावल, अगर एक्सपोर्ट की सतह पे तो चावल में टैक्स इकट्ठा हो रहा है, लेकिन ट्रेडिंग जो लोकल कर रहे हैं वो कोई चंद हज़ार रुपए टैक्स दे के अपनी जान छुड़ाते हैं। आप एफबीआर को ये असाइनमेंट, उनके पास एक टास्क होनी चाहिए कि इन कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर भी जो है आप उसको देखो कि इसकी टर्नओवर कितनी है, कितनी इसके अंदर ट्रेडिंग होती है, कितने हाथों से घूम कर ये चल रहा है और टैक्स क्या आ रहा है, उसको आप इस तरह से नेट में ला सकते हैं कि एक आप सिस्टम यहाँ पर ये भी करें कि पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोलना जो बुनियादी होता है मईशत को डॉक्यूमेंट करने का, वो बैंक अकाउंट होता है, उसको अगर आप आसान करते हैं, आज पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है और बैंक मुख्तलिफ चीज़ें डिटेल मांगते हैं, तो आप वो पूरी नहीं कर सकते, लोग अकाउंट नहीं खोलते। और वो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक ह्यूज अमाउंट को 8.5 ट्रिलियन तो आपका जो है वो इन कैश ही घूम रहा है, जो वापस बैंकों में आ ही नहीं रहा। तो वो पैसा सारा का सारा मार्केट की मंडियों में, अनाज मंडियों में वहाँ चला लगा हुआ है। उसकी वजह से आपके अंदर इन्फ्लेशन पाकिस्तान में जो आज 30%, जो आपका 38% इन्फ्लेशन आया है लास्ट नंबर, और 45% फूड इन्फ्लेशन है, जो ओवरऑल साल का आपका कोई अराउंड 29-30% के करीब आएगा, वो सारा का सारा जो कम नहीं हो रहा, उसकी बुनियादी वजह है कि कैश की सर्कुलेशन मार्केट में बहुत है और जो पैरेलल इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो गई है। बहुत बड़ा टैक्स आप यहाँ से निकाल सकते हो, आपके पास 10,000 अरब से भी ज़्यादा का टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों पर लगाएं जो नहीं दे रहे, क्योंकि आप अगर जो टैक्स पेयर हैं ऑलरेडी उनके ऊपर अगर आप एटसोर्स टैक्स लगा के, रिग्रेसिव टैक्स लगा के आप उसको बढ़ाओगे तो उनके अंदर जितनी सकत होगी वो करेंगे। आज इंडस्ट्री और बिजनेस के पास जो है ग्रोथ नहीं है, वो आपके सर्वे ने बता दिया कि वो डाउनवर्ड गए हैं। तो वो अदारे, वो लोग जो कारोबार कर नहीं पा रहे, जिनके कारोबार अब बंद होते जा रहे हैं, वो ना तो नई जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, ना ज़्यादा टैक्स देने की सूरत में। यही होगा कि आज भी आपके पास अगर नंबर्स देखें, रिटर्न फाइल होती है तो उसमें मेजॉरिटी जो है वो टैक्स नील रिटर्न की फाइल कर रहे हैं, उनके पास ऐसी पोजीशन ही नहीं बची कि वो टैक्स दे सके। तो हमें अपनी टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए एक कराची चैम्बर का बहुत पुराना मुतालबा है कि CNIC को NTN नंबर दे दें और मैंडेटरी कर दें कि हर शख्स अपनी रिटर्न फाइल करेगा। आज अगर हमारे टैक्स में तो अराउंड 80% के करीब एट सोर्स टैक्स डिडक्ट होता है, उन ट्रांजैक्शन को भी हमें मॉनिटर करना होगा कि कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन होती हैं, वो ऑटोमेटिकली लिंक की जा सकती हैं। आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, बेचते हो, आपकी हर चीज़ ट्रांजैक्शन में आ सकती है। वो अगर कर लें तो आपका पूरा इकोनॉमी का सेक्टर डॉक्यूमेंटेड हो सकता है, आप रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ले जा सकते हो। आज पाकिस्तान में अगर GDP का टैक्स टू GDP देखते हैं तो वो 3-4 सालों से मुसलसल डाउनवर्ड जा रहा है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। 30 लाख फाइलर होना कोई कमाल नहीं है। अगर ये टैक्स 7%, 8% बढ़ के अगर हम 12-15% पे, 20% पे ले जाते हैं तो हमारे पास इतनी सकत होगी कि हम डेट सर्विसिंग के लिए बहुत बड़ा अमाउंट दे सकें। क्योंकि पाकिस्तान का मसला एक और भी ऐसा बन चुका है कि जो हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्टली बोरिंग हुई है, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक बोरिंग हुई है, फॉरेन एक्सटर्नल बोरिंग हुई है, उस रिजल्ट में हमारा सारा रेवेन्यू तो वहाँ जा रहा है, प्लस हमारी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं, उसका इस बजट में मैंने नहीं सुना कि कहीं उनके बारे में बात की हो कि प्राइवेटाइजेशन की जाएगी। उनको तकरीबन अदारों को बंद करना पड़ेगा, जो 500 अरब से ज़्यादा का आपका रेवेन्यू ड्रेन हो जाता है वहाँ पर। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का जो फुटप्रिंट है बिजनेस में, उसको कम करना होगा। क्योंकि पाकिस्तान में अगर नई इंडस्ट्री नहीं लगती या हाई वैल्यू इंडस्ट्री नहीं लग रही, उसकी बुनियादी वजह यह है कि प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा वहाँ से नहीं मिलता बैंक से, क्योंकि हुकूमत सबसे ज़्यादा जो बोरो खुद करती है, क्योंकि उसको भी अखराजात पूरे करने हैं, हुकूमत का साइज़ बड़ा होता है। ये हमें कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने होंगे और एक्सपेंडिचर जो है सूबों का
और वफाक दोनों का कम करना होगा। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते दो हैं? चीजें छोटी छोटी कहना चाहता हूँ। एक तो खैर छोटी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डिस्कोर्स का मामला है, जो बिजली की तकसीम करते हैं और उनके बिल वसूल करते हैं, इन पर इस तरह का कोई निज़ाम तय कर दिया जाए। मतलब एक काम तो ये हो सकता है कि जहाँ चोरी होती है वहाँ प्रीपेड बिल मीटर लगा दिया जाए कि आप जाके चार्ज करवाएं, जब आपकी चार्जिंग खत्म हो जाए तो आप दोबारा चार्ज करवाएं। अगर हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे तो ये बिजली चोरी नहीं रुकेगी, ये गैस की चोरी नहीं रुकेगी। और ये गैस और बिजली दोनों हम बहुत महंगी इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते हैं। बिल्कुल सही है। हमें तेल भी महंगा मिलता है, गैस भी महंगी मिलती है, क्योंकि हम वक्त पे सौदे नहीं और वो गर्दिशी कर्जा भी हमारे वो सर पे पड़ा हमारा हुआ है। सर्कुलर बिल्कुल। डेट जो है बिल्कुल, बिल्कुल। वो इसी सूरत में हम पर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात, ऐसी लाइटर बूट में ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी खुशी में जिस तरह मिठाई खाते हैं, आपने मुझे कभी किसी मिठाई वाली दुकान पे रसीद लेते देता? सही। करोड़ों रुपए की मिठाई हम रोज खाते हैं पाकिस्तानी, लेकिन कोई एक पैसे की रसीद नहीं मिलती सही। और कीमत उनकी मर्जी की है। तो भाई अगर वो आप वहाँ कोई सिस्टम ऐसा करें कि रसीद हो और उसका जो तरीका कार है जिस तरह पूरी दुनिया में कि आपकी जो टिल्स लगी हुई हैं, मशीनें लगी हुई हैं, वो FER के साथ मुंसलिक हों, ये तो अब सब दुनिया में मौजूद है ना डिजिटल हिसाब के तहत, तो वो टैक्स भी तो आएगा। वो आपके कहने के बाद कोई मिठाइयां ही हम पे बंद ना हो तो बंद हो जाए, बंद हो जाए। हाँ, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अपना। फाद साहब, ये जिम्मेदारी तो लेनी होगी। सियासी हुकूमतें हमेशा हिचकिचाती हैं बड़े फैसले करने से, इस किस्म के फैसले करने से, लेकिन एक लेवल पे जाके, एक जगह जाके जब आपकी मईशत इस कदर फंसी हो, एक फिक्रा कह लेने, बहरहाल आपको फैसले करने होते हैं। मैं आता हूं आपकी तरफ, कमेंट लेता हूं। जी जी जी, आप देखिए फर्ज करें एक सड़क बनती है, उस सड़क की मियाद रखी जाती है कि ये 50 साल तक रहेगी और वो 3 साल में टूट जाती है। उस ठेकेदार को क्यों हम मुजरिम नहीं गर्दानते? उसके खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज नहीं होता? उस एक्सीडेंट के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज नहीं होता? उसकी मटेरियल का जिस उससे लिया उससे क्यों नहीं पूछा जाता? हमें अपने निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा, और अगर हम चेक एंड बैलेंसेस को ठीक कर देंगे तो फिर पुलिस की रिश्वत भी कम हो जाएगी। उसी चक्कर में तो फवाद हसन फवाद साहब को जेल भुगतनी पड़ी थी, जेल कि उन्होंने भुगत कहा दिया था ना, कि वो ब्लैक सुरखरू हो लिस्टेड गया। कंपनी को क्यों ठेका दिया गया है। सुरखरू होकर निकला ना। बेशक बेशक, ये बात बिल्कुल ठीक है। जी जी, नहीं, फाद साहब, सर बात ये जिस तरह आपने मेंशन किया ना, रिट ऑफ द गवर्नमेंट मौजूद मिठाई होनी की गल चाहिए। करो। मिठाई तो सर है ही है, लेकिन रिट ऑफ द गवर्नमेंट होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए तो ये लॉबीज ना हो, फिर उसके लिए फिर गवर्नमेंट लॉबीज को मत देखे, फिर पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज करे और एक स्टैंडर्ड बनाए सबके लिए। किसी का SRO ना आए, किसी के लिए ये ना आए, किसी के लिए स्पेशल इंडक्शंस ना हो। जब गवर्नमेंट कहे कि आज हमने ये मेजर लेना है, ये तरक्की है, ये डिसीजन हमने लेना है, तो फिर हम चल पड़े उसके ऊपर। द प्रॉब्लम हेयर लाइज है कि हम लोग ना लॉबी करना शुरू हो जाते हैं कि जी ये इस पे ना लग जाए टैक्स, ये इस पे टैक्स बढ़ा दो और इस पे कम कर दो। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो हम फेस करते रहते हैं हमेशा, कि कहीं यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, लेकिन सच्ची बात कोई नहीं कर रहा। देखिए हम गुजर जिस शख्स, जिस तरह सर ने समझाया कि रियलिटी चेक है, अब इससे आगे कुछ नहीं है। हम अब मिस्टेक्स नहीं कर सकते, अब हमें कलेक्टिव होना पड़ेगा। मैं इस पे देखें एक बात की बल्कि मैं तारीफ करूंगा इस बजट में, एक ये भी हुई कि टियर 1 के जो रिटेलर्स थे, इस्लामाबाद चैम्बर ने उसकी रिक्वेस्ट की इसाक डार साहब से, और उन्होंने उसका एरिया साइज उसका ख़त्म कर दिया, और वो मज़ीद उसमें जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह आपने बात की और आप कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं कलेक्टिव हो रहे, तो सर हमें सिस्टम को, कागजी कार्रवाई को पूरा करना पड़ेगा। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा कि कोई ऐसे अनासर ना हो जो हमारी इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स को इफ़ेक्ट करें। जब हम डिसीजन लें तो हम पॉलिसी का लें। हम IT को बढ़ाना चाहते हैं तो आज हम सब IT को एज अ होल देखें। जिस तरह अगर IMF हमें एक लाठी से सबको देख के अपने लोनिंग कर रही है और डिफेंस कर रहे हैं, हाँ, तो सियासत से दूर हो जाए वो चीज़, तो उसी तरह हम भी उसको मूव करें। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए भी ऐलान किया गया है मराद का कि $50,000 से ज़ायद अगर आप भेजते हैं तो आपके लिए जो पासपोर्ट, सफारत खाने और काउंसल खानों में तरजीही रसाई और फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ये सारी चीज़ें, स्टेट बैंक से भी स्पेशल स्कीम्स, और ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है, जिन्हें बड़ा बाज़ लोगों को बहुत मिसयूज़ किया गया। हम चलते ही उनके सर पर हैं। वो $22-23 अरब जो वो हमें भेजते हैं,
वो कर्ज उतारने के, चीनी खरीदने के, आटा खरीदने के, घी खरीदने के, तेल खरीदने के, वो हमारे काम आता है। वो हमारी बैकबोन है। बिल्कुल। एक फिक्रा जाते जाते और आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर हम अकरबा परवरी, मिस यूज ऑफ पावर और करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर हमें इख्तियारात के जो तजावज़ है इख्तियारात का, उस पर भी हाथ रोकना पड़ेगा। मैं इस्लामाबाद में मिसाल दे सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ, जगह दिखा सकता हूँ कि तकरीबन 1 खरब रुपए की ज़मीनें मुख्तलिफ तजारती इदारों को लीज पर दे रखी हैं, जो 2 रुपए पर स्क्वायर यार्ड साल का किराया देती है, और वो खरबों रुपए की ज़मीनें हैं इस्लामाबाद के सेक्टर्स पे, और वहाँ तिजारत हो रही है जिसकी इजाज़त सेक्टर्स में नहीं है। अगर हम वो खरब रुपया इस्लामाबाद की डेवलपमेंट पे लगा दें तो सीडीए को कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सीडीए उन्हीं पैसों से हमें पानी भी दे सकता है, फुटपाथ भी दे सकता है, सीवर का निज़ाम भी दे सकता है, गलियों में बत्तियां भी जल सकती हैं, ये बहुत सारे काम हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन करेगा कौन? अगर सियासत उसमें आ जाएगी, अगर ट्रेड यूनियन आ जाएगी, अगर माफिया उसमें आ जाएगा, तो फिर हम दुनिया के 9वें खूबसूरत तरीन शहर को मोहनजोदाड़ो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। शमसुल इस्लाम खान साहब, वही बात के फैसले जो हैं कुछ करने पड़ेंगे, और हमें इस हवाले से जाहिर है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना होगा। मेरा इशारा जाहिर है हुकूमत की तरफ है, क्योंकि बहुत से मामलात जो हैं वो मसलहतन फिर नहीं किए जाते, लेकिन कम अज़ कम मईशत के हवाले से एक तो तमाम सियासी जमातों को इस नुक्ते पे इकट्ठा होना होगा कि जिसकी भी हुकूमत हो, कम अज़ कम मईशत के हवाले से वो एक मामले पे रहें, एक ही सफ़े पे रहें और मामलात को आगे बढ़ाएं। और दूसरा, बुनियादी फ़ैसले हमें कुछ करने होंगे। जी जावेद साहब, बिल्कुल बुनियादी फैसले में सबसे पहले तो हमें डिजिटाइजेशन की तरफ जाना होगा कि हम ई गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ सामने। अगर आपके एसओपीज फिक्स होंगे और हर चीज़ कंप्यूटराइज होगी तो फिर आपकी नेपोटिज्म, करप्शन ये सब खत्म हो जाती है। आपके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होनी चाहिए, उसको ख़त्म कर दें। ऑनलाइन आपका क्राइटेरिया मेंशन होना चाहिए। वो लाजमी है कि आप अपनी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो वो करना। आज भी पाकिस्तान में वो टाइप फाइलें लग रही होती हैं, फीते लगे होते हैं, पीयूसी लिखा होता है, एक मैनुअल तरीके से काम चल रहा होता है। इसके लिए एक तो ना सिर्फ आपकी कॉस्ट बढ़ती है बल्कि डिले होती है चीज़ें। आपको स्विफ्ट सिस्टम लाना होगा जो दुनिया में अब कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका है, वो लेकर आएँ। और चार्टर ऑफ इकॉनमी तो इस वक्त बहुत ज़रूरत है आज पाकिस्तान में कि तमाम जमातें मिलके एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करें कि जो जब तक पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। कोई पॉलिसी बने वो एटलीस्ट 10 साल के लिए कंटिन्यू करे। गवर्नमेंट चेंज हो जाए लेकिन पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। आज पाकिस्तान में एफडीआई जो आप देखेंगे डिक्लाइन पे आई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि एक तो ओवरसीज़ को पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है, जो कम्बरसम टैक्स सिस्टम है, उससे बड़े वो एलर्जिक हैं, वो नहीं आना चाहते। आपको टैक्स सिस्टम को आसान करना होगा। उनके मल्टीपल जो परसेंटेज रखी जाती है उसको ख़त्म करके एक यूनिफॉर्म टैक्स यूनिफाइड सिस्टम हो। जीएसटी सिस्टम इस वक्त ज़रूरत है। पड़ोस ममालिक में भी उस पर ऊपर अमल हुआ और ममालिक में यहाँ तक कि यूएई में वो लग गया है और बड़ी कामयाबी से वो इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करता है। आपके रेवेन्यू बढ़ते हैं, हर शख्स नेट में आ जाता है। आज हमने जो सिस्टम इन फैशन रखा हुआ है कि सेल्स टैक्स मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ रेट से लिए जाते हैं। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल का एक फ़र्क रखा जाता है। कमर्शियल इंपोर्टर और इंडस्ट्रियल इंपोर्टर जो है, अगर उनको फ़र्क दिया जाएगा तो फिर आपका मिसयूज़ ज़्यादा आता है। आपको एक ही लेवल पे रखना है, क्योंकि कमर्शियल इंपोर्टर अगर कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा है तो वो उन छोटे मैन्युफैक्चरर्स को, इंडस्ट्रियल्स को बेच रहा होता है जिनके पास एलसी खोलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर वो ज़्यादा फिक्स टैक्स देगा तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी और आगे से जो वही बायर जो है, छोटी इंडस्ट्री वाला, वो अपने काम को नहीं कर सकेगा। इंडस्ट्रीज़ का पाकिस्तान में ये पोजीशन है कि आपके पास बड़ी इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर आपकी जो है छोटी इंडस्ट्री है, छोटे कारोबारी है। 47% एसएमईज हैं जो आपके इस ट्रेड में इन्वॉल्व हैं। उनको बहुत से लोगों को आपको टैक्स अपना रेवेन्यू, अपना लोन लेने के लिए एक्सेस उनका पास नहीं होता। बिल्कुल आसानियां पैदा करनी होंगी। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और एसएमईज जो स्मॉल इंडस्ट्री है,
उसको जो है मुतहर्रिक करने की ज़रूरत उसके लिए है। रखी है ज़ाहिर इस है, बिल्कुल बिल्कुल अमाउंट रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम खान साहब आपका, फाद वही साहब आप हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजीम चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम बजट के हवाले से। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।